आदाब नाज़रीन, आलम इस्लाम इस हफ्ते में आपका खैर मकदम है। आलम इस्लाम की इस हफ्ते की अहम सरगर्मियों के जायजे के साथ मैं हूं तहसीन मुनव्वर। आलम इस्लाम इस हफ्ते में इस बार ईरान आलमी जोहरी मुआहदे की एक और शिक्क से दस्तबरदार हो गया है। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें हुई हैं। दहशतगर्द तंजीम दाइश के साबिक सरबराह अबू बकर अल बगदादी के खात्मे के बाद उसकी बेगम और बहन गिरफ्तार कर ली गई हैं। कई बरसों से खाना जंगी के शिकार यमन में क़याम अमन की एक और कोशिश। ईरान में अमरीकी सिफारतखाने पर धावा बोलने के 40 साल मुकम्मल होने पर तुलबा का अमरीकी सिफारतखाने के सामने जबरदस्त मुजाहिरा। और दुबई में दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फतवा सर्विस की गई है लॉन्च। आलम इस्लाम पर अपनी राय देने के लिए आज हमारे दरमियान है इस्लामी ममालिक की धड़कनों पर नजर रखने वाले प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब, आपका खैर मकदम है आलम इस्लाम इस हफ्ते में और आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज करते हैं ईरान के जोहरी प्लांट से। ईरान आलमी जोहरी मुआहदे की एक और शिक्क से दस्तबरदार हो गया है। तेहरान हुकूमत ने फर्दों में जोहरी प्लांट में नस्ब सेंट्रीफ्यूजेस को गैस की फराहमी बुध से शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। जौहरी मामले पर ईरान का बड़ा कदम। ईरान आलमी जौहरी मुआहदे की एक और शिक्क से दस्तबरदार। फर्दो जौहरी प्लांट में सेंट्रीफ्यूजेस को गैस की फराहमी शुरू। ईरान ने कुम के जेर जमीन फर्दू जौहरी प्लांट में नस्ब सेंट्रीफ्यूजेस को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस की फराहमी 6 नवंबर से शुरू कर दी है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक ये अमल अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी जौहरी इदारे IAEA की निगरानी में सरअंजाम दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि फर्दो प्लांट में तमाम जौहरी मवाद की अफजूदगी की मुअत्तली ईरान की जौहरी सरगर्मियों के सिलसिले में एक अहम रुकावट थी, जिसे ईरान ने बैनुल अक़वामी पाबंदियों के खात्मे के बदले कबूल किया था। ये रिएक्टर तेहरान के जुनूब में एक पहाड़ तले 90 मीटर जेर जमीन बनाया गया है ताकि इसे फजाई हमलों से महफूज रखा जा सके। ईरान के सदर हसन रूहानी ने 5 नवंबर को आलमी जौहरी मुआहदे की एक और शिक्क से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। हसन रूहानी ने यह भी कहा था कि उन्हें फर्दों के हवाले से दीगर फरीकों की हसासियत के बारे में इल्म है। उन्होंने कहा कि जब वो अपने वादे पूरे करेंगे तो गैस रोक दी जाएगी। अमेरिका की जानिब से गुज़श्ता साल मई में मुआहदे से यकतरफा दस्तबरदारी और इक़्तिसादी पाबंदियों के निफाज के बाद ईरान को अपने वादों की मरहलावार मुअत्तली का सिलसिला शुरू करने पर मजबूर कर दिया गया था। वाज़ेह है कि मई सन 2018 में अमेरिका की जौहरी मुआहदे की दस्तबरदारी को ईरान यूरोप की नाकामी के तौर पर देख रहा है और तेहरान ने आहिस्ता आहिस्ता रवां साल मई से जौहरी मुआहदे की पासदारी छोड़ दी है। हालांकि यूरोपीय ममालिक अभी भी इस डील को बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब, क्या ये जो ईरान ने जो ये बढ़ाया है, उसमें गैस इंजेक्ट किया है उसमें, तो क्या इससे ये मान लिया जाए कि जो 2015 का न्यूक्लियर मुआहदा है उससे ईरान अलग हट गया है? अलग तो नहीं हट गया, बल्कि ईरान का अपना यह कहना है कि जो हमने मुआहदा साइन किया है उसके अंदर अभी भी हैं। वो कोट कर रहा है गालिबन आर्टिकल 26 और 36 को मुआहदे के, और कहता है कि उसके मुताबिक हमें जहां हम थे वो गालिबन 20 पॉइंट तक उन्होंने इनरिच कर लिया था यूरेनियम को, तो उससे बहुत नीचे हैं। 2.3 से हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह से हम माहदे के खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। माहिरीन तो कह रहे हैं 4.6 तक जा सकते हैं, लेकिन वेपन वाली स्टेज पे नहीं होगा। वेपन वाले स्टेज के लिए तो कम से कम 90% होना चाहिए, इनरिच्ड होना चाहिए यूरेनियम। तो उससे तो अभी कोसों दूर है, तो वो तो वाली बात नहीं। लेकिन मुआहिदा जो हुआ है यूरोप और अमेरिका और के साथ जो है, उस एतबार से ये था कि 3.5 तक रहना चाहिए, इससे आगे हम नहीं ले जाएंगे। अब ये उससे आगे ले जाना चाहते हैं, तो जाहिर है ईरान भी जानता है, दूसरे लोग भी जानते हैं कि अभी वो हथियार बनाने नहीं जा रहे, और कोई ऐसा इंटेंशन भी नज़र नहीं आ रहा। मसला ये है कि वो जो अमेरिका एक सियासत खेल रहा है, तो ईरान ये महसूस कर रहा है कि हमने मुआहदा भी साइन कर लिया है। अब तक गालिबन हम 20 पॉइंट से ऊपर उठ के जो 50 पॉइंट तक पहुंच चुके होते, तो वो तो हमें वो भी नहीं मिल रहा है, और जिस मकसद के लिए हमने मुआहदा ये किया था वो भी पूरा नहीं हो रहा। वो अपनी माशी हालत को
सुधारना चाहते थे। एक और बात ये आई थी कि आलमी कोई एटॉमिक एनर्जी के कोई नुमाइंदा था, उसको भी रोक दिया था उन्होंने। वो ऐसा सिक्योरिटी का इशू था कि जो उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, उससे हम सबको पास होना पड़ता है जहाँ पे कहीं जाते हैं। यहाँ भी आपके आए तो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, तो उससे जब वो एक खातून पास हो रही थी एटॉमिक एनर्जी की, तो कैमरे ने अलार्मिंग सिग्नल भेजा, तो जिसकी वजह से उनको रोक दिया और उसको फौरन उन्होंने इत्तला भी दे दी कि कोई और पर्पज नहीं, ये सिक्योरिटी की वजह से ऐसा किया गया। उन्होंने गोया मतलब ईरान इसके झगड़े की वजह नहीं बनाना चाहता और गलबन मसला हल हो चुका हो। यूरोप वगैरह का इसमें क्या रोल रहेगा? क्या ईरान जो अपने तवानाई के जो उसके वसाइल हैं उनको बेचना चाहता है, तो उसमें कुछ वो लोग मदद कर पाएंगे? ये दबाव बनाने के लिए है? वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, उसको समझना पड़ेगा बहुत मुख्तसर 2-4 जुमलों में। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर कुछ इस तरह का है कि उस पर अमेरिका का बड़ा ज़बरदस्त गलबा, ख़ास तौर से वो इकनॉमीज जो है अमेरिका के चंगुल से निकल ही नहीं सकती जो ऑयल बेस्ड हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला छूना चाहिए कि अमेरिका ने सिर्फ एक अमेरिका ने लगाया है, चीन ने नहीं लगाया है, पूरे यूरोप ने नहीं लगाया है। वो सब तिजारत कर रहे हैं इसके साथ, ईरान के साथ, लेकिन अमेरिका ने लगा दिया कि अगर कोई ईरान के साथ पाबंदी लगाएगा तो हम उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। जो हर मुल्क की अमेरिका से इतनी ज़्यादा तिजारत है कि अपनी तिजारत को बचाने के लिए वो ईरान की मदद नहीं कर रहे हैं। तो ईरान का सोचना इस एतबार से सही है कि हम इधर से भी गए उधर से भी गए, ना खुदाई मिला ना विसाले से नाम। तो एक तरह से अभी भी मेरे ख्याल में ईरान जो है कि जो ख्वाहिश है वो यही है अंदर से कि हमें दुनिया की मईशत में वापस आना है और लाए। वो चाहता है कि यूरोप कुछ करे, वो ये चाहता है कि यूरोप अगर दबाव डाले अमेरिका पे कि भाई, और यूरोप ही इस पोजीशन में है, या टू सम एक्सटेंट चाइना है। चाइना इस वजह से नहीं है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड चाइना के फेवर में है, जिसको अमेरिका बदलना चाहता है, लेकिन यूरोप एक ऐसा है कि जिसकी बहुत सारी सर्विसेज पे अमेरिका भी डिपेंडेंट है। और अगर अमेरिका के तजारत से यूरोप निकलने की धमकी दे दे तो ठीक है, यूरोप का तो नुकसान होगा लेकिन अमेरिका के भी नुकसान होगा। क्या ईरान की जो टाइमिंग है और लेबनान में, इराक में जिस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, या यमन में जो एक जुनूबी मुआहिदा हुआ है वहाँ पर, ये ईरान क्या उसमें भी कहीं पे दबाव कम करने के लिए यहाँ पे इसने ये किया है? मेरा अपना ख्याल है कि ये नहीं है, ये ईरान बहुत पहले से सोच रहा था कि भाई व्हेन वी हैव टू से एनफ इज एनफ, कब हमें कहना है कि भाई बहुत हो चुका। हमने आपको बहुत, यूरोप से खास तौर से ईरान को शिकायत है। इसलिए कि ईमानदारी की बात यह है कि अगर कोई दबाव थोड़ा बहुत डाल सकता है अमेरिका पर, तो वो यूरोप ही डाल सकता है। हम जैसे कि इस पे आलम इस्लाम इस हफ्ते में हर बार गौर करते रहे कि ये बहुत दिनों के बाद ये वाली बात आई है कि ईरान ने न्यूक्लियर उसको में कुछ एक और सरगर्मी दिखाई है। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं। इन मुजाहरों के दौरान मुजाहरीन और पुलिस में झड़पें भी हुई हैं। मुजाहरे के दौरान मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। अब इस एहतजाज में ईरान और उसके हिमायती मुसल्लह ग्रुपों के खिलाफ भी मुजाहरीन का गुस्सा देखने में आ रहा है। खैर रहे कि इराक में अक्टूबर से जारी मुजाहरों में अब तक 250 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हजारों अफराद जख्मी हुए हैं। पेश है ये रिपोर्ट। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी। जुनूबी इराक में बंदरगाह दोबारा खोलने की कोशिश। मुजाहरे के दौरान मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। जुनूबी इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के दौरान मजीद 3 अफराद हलाक हुए। हुकाम के मुताबिक ये हलाकतें उस वक्त हुई जब पुलिस मुल्क की अहम तरीन बंदरगाह को दोबारा खोलने की कोशिश कर रही थी। ये बंदरगाह हंगामा आराई की वजह से गुज़िश्ता 3 दिनों से बंद थी। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए बगदाद को जोड़ने वाले 3 ब्रिज को खुलवाने के लिए मुजाहिरीन पुलों के सामने जमा हो गए। इससे पहले पीर की रोज भी इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में हुकूमत मुखालिफ जबरदस्त मुजाहरे हुए थे। इसी हफ्ते इराक के मुकद्दस शहर करबला में भी मुजाहिरीन ने ईरान के कौंसल खाने पर हमला किया। इस हमले में मुतादिद अफराद हलाक हो गए जबकि दर्जनों जख्मी हुए। यानी शाहिदीन के मुताबिक मुजाहिरीन ने कौंसल खाने से ईरान का परचम भी उतार दिया और कौंसल खाने की दीवार पर एक जगह इराक का परचम भी लगा दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह के शुरू में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का आगाज हुआ था, ताहम अब इस एहतजाज में ईरान और उसके हिमायती मुसल्लह ग्रोहों के खिलाफ भी मुजाहिरीन का गुस्सा देखने में आ रहा है। इन मुजाहिरों की शिद्दत शिया अक्सरियत वाले जुनूबी इलाकों में ज्यादा बताई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब, इराक में जो ईरान का एक कहते हैं कि एक बहुत बड़ा
दायरा है उसको कमजोर करने की कोशिश है? बुनियादी तौर पे ये एक माशी मसला है जिसकी वजह से नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज़ के कम होने की वजह से या नौकरियों से बाहर होने की वजह से, मईशत के ख़राब होने की वजह से ये मुजाहरे शुरू हुए हैं। और ये कटिंग अक्रॉस सेक्टेरियन लाइन है, इसमें शिया भी शामिल हैं और सुन्नी भी शामिल हैं। और एक बल्कि इसमें गालिबन शिया ज़्यादा शामिल है कि ज़्यादातर ये मुजाहरे जो है नजफ़ और करबला के आसपास हो रहे हैं जहाँ शिया आबादी ज़्यादा है। तो उसकी वजह गालिबन ये है कि जो मईशत के फ्रंट पे इराकी गवर्नमेंट जो नाकाब रही है वो है। और चूँकि ये गवर्नमेंट जो है सपोर्टेड बाई ईरान है, हालांकि ईरान की वजह से बेसिकली वो तो अमेरिकन सपोर्टेड भी है, ज़्यादा अमेरिका सपोर्ट उसे कर रहा है, तो उसकी नाकामियों के खिलाफ ये मुजाहरा है। ईरान के खिलाफ गुस्सा के गालिबन वजह यह है कि वो ये महसूस कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ खाना जंगी हुई है दाइश को लेकर ख़ास तौर से, उसमें ईरान का रोल जो है इस हुकूमत के फेवर में बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से उन्होंने इसको भी कर दिया ही है। मेरे ख्याल में ईरान से यहाँ गलती हो रही है। जब दाइश ख़त्म हो गई तो ईरान को अपने लोगों को बुला लेना चाहिए था, इसलिए कि बावजूद इसके कि जो वहाँ शिया हैं, इराकी शिया और ईरानी शियों में भी जो है मर्जिया को लेकर हमेशा इख्तिलाफ रहा है। कोई किसी मुल्क में जाता है कहाँ वापस बुलाता है, अमेरिका ने कहाँ अफगानिस्तान से मिला, तो वो ईरान को ये गलती नहीं करनी चाहिए। जरा ईरान और अमेरिका का मामला अलग है। तो इस वजह से ये जो मुजाहरे जो हो जाए बेसिकली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब वहाँ की पब्लिक ये चाह रही है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो या कोई भी हो, अब जाओ यहाँ से, हमें अपना मसला हल करने दो। एक वक्त ऐसा आता है और वो गालिबन इराक में वक्त आ गया है कि बहुत हो जाए। अब सद्दाम हुसैन को 2003 में गया वो ये करने के लिए, लोग वहाँ याद करने लगे हैं। एक वक्त ये आता है कि आपने डेमोक्रेसी का ख्वाब दिखाया, डेमोक्रेसी भी नहीं वो आपने इस्टेब्लिश किया, आपने अमन का और प्रॉस्पेरिटी का ख्वाब दिखाया, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। उम्मीदें जो थी वो मादूम हो गई हैं, जिसे कहते हैं डैश टू द वॉल। दहशतगर्द तंजीम दाइश के साबिक सरबराह अबू बकर अल बगदादी के खात्मे के बाद अब सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी है। तुर्की के हुक्काम ने कहा है कि अबू बकर अल बगदादी की बहन को शुमाली सीरिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। तुर्की की एजेंसियां रस्मिया औद से पूछताछ कर रही हैं। यह भी खबर है कि अबू बकर बगदादी की बेगम और दीगर रिश्तेदार भी गिरफ्तार किए गए हैं। अबू बकर अल बगदादी की बहन गिरफ्तार। दाइश के साबिक सरबराह की बहन को तुर्की ने शुमाली शाम से किया गिरफ्तार। कंटेनर में छुपी थी अबू बकर अल बगदादी की बड़ी बहन। तुर्की ने दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट के मारे जा चुके सरबराह अल बगदादी की बड़ी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। तुर्क हुकाम ने बताया है कि 65 साल रस्मिया औद को शुमाल मशरक़ी शामी शहर एजाज से छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया। तुर्क हुकाम के मुताबिक रस्मिया औद एजाज में अपने खानदान के साथ एक कंटेनर में रह रही थी और इन्हें 4 नवंबर को एक छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया। बगदादी की बहन के साथ साथ इसके खामिंद और इसकी बहू को भी गिरफ्तार किया गया है। अबू बकर अल बगदादी की बहन की गिरफ्तारी हलब में अमल में आई है, जो कि गुज़श्ता माह तुर्की के हमले के बाद से तुर्की के कंट्रोल में है। तुर्की के हुकाम ने कहा है कि अबू बकर अल बगदादी की बहन की गिरफ्तारी से दौलत इस्लामिया के बारे में बहुत कीमती मालूमात हासिल हो सकती हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अबू बकर अल बगदादी के 5 भाई और कई बहनें हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि आया वो सब अभी जिंदा हैं या नहीं। वाज़ेह रहे कि अबू बकर अल बगदादी ने गुज़श्ता माह शुमाल मशरक़ी शाम में अमरीकी फोर्सेज के खुसूसी दस्ते की छापे के दौरान खुद को बम से उड़ा लिया था। 27 अक्टूबर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने का ऐलान किया था और इसे बड़ी कामयाबी करार दिया था, लेकिन नाक़रीन का ख्याल है कि इसके बावजूद दौलत इस्लामिया शाम और दूसरे ममालिक के लिए खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ईरान में अमरीकी सिफारतखाने पर धावा बोलने के 40 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर तलबा ने अमरीकी सिफारतखाने के सामने जबरदस्त मुजाहरा करके अमरीकी सिफारतखाने पर कब्जे को याद किया। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर और रहबर आला आयतुल्लाह खामनई ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात को खारिज अज़ इम्कान करार दिया है। एक रिपोर्ट। तेहरान में अमरीकी सिफारतखाने पर कब्जे के 40 बरस मुकम्मल। अमरीकी सिफारतखाने के सामने तलबा ने किया अमरीका मुखालिफ मुजाहरा। रहबर आला खामनई ने अमरीका से मुज़ाकरात को बताया खारिज अज़ इम्कान। खामनई के मुताबिक अमरीका से मुज़ाकरात मसाइल का हल नहीं। चार नवंबर 1979 को ईरान के तेहरान में अमरीकी सिफारतखाने पर हमला किया गया था। अमरीकी सिफारतखाने में 444 दिन तक
52 सिफारतकारों समेत 98 अफराद यरगमाल बने रहे थे। बात धरने से शुरू हुई थी और अमरीकियों को यरगमाल बनाने का बायस बनी। अमरीकी सिफारतखाने का मुहासरा करने वाले तलबा इमाम खुमैनी के इनकलाब के हामी थे, जिसे वो इस्लामी इनकलाब का नाम देते थे। अमरीकी सिफारतखाने पर कब्जे के इस वाक़ये को ईरान में भरपूर अंदाज में याद किया जाता है। हर साल 4 नवंबर को ईरान में सरकारी तातील होती है और अवाम की एक बड़ी तादाद इस रोज हफ्तेर स्क्वायर पर जमा होकर अमरीका के खिलाफ मुजाहरे करती है और नारे लगाती है। 40 साल पहले तेहरान में अमरीकी सिफारतखाने पर ईरानी तलबा का कब्जा पूरे 444 रोज तक जारी रहा था। वो उस इस्लामी इनकलाब का इब्तिदाई दौर था जिसमें शाह रजा शाह पहलवी की अमरीका नवाज हुकूमत को रुखसत होने पर मजबूर कर दिया गया था और उसकी जगह आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में एक मजहबी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आ गई थी। इसी सिलसिले में ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनई ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात को खारिज अज इम्कान करार दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि अमरीका से मुज़ाकरात मसाइल का हल देंगे, वो 100% गलत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ईरान के शुमाल मगरबी खित्ते में जलजला, मुतअद्दिद अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, बचाव और राहत का काम जारी। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। दाइश के महलूक सरबराह अबू बकर अल-बगदादी की अहलिया भी गिरफ्तार। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गिरफ्तारी का किया ऐलान। बैनुल-अक़वामी जौहरी एजेंसी ने ईरान के जरिए जौहरी सरगर्मियों के आगाज पर वियना में किया तबादला ख्याल। एजेंसी ने जौहरी अदम फैलाव की जरूरत पर दिया जोर। अमरीकी सफीर ने जौहरी सरगर्मियों के लिए ईरान से वजाहत तलब करने की कही बात। लेबनान के कारगुजार वज़ीर आज़म साद अल हरीरी ने मुल्क के सदर माइकल ओन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नई काबीना की तश्कील पर हुआ तबादला ख्याल। मीटिंग के बाद साद अल हरीरी ने कहा कि काबीना की तश्कील पर मशावरत जारी है। लेबनान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जारी। हुकूमत बैरूत समेत दीगर शहरों में मुजाहरे। मुल्क में इक़्तिदार की तब्दीली का मुतालबा। तुर्की शुमाली शाम में जंग बंदी मुआहदे की कर रहा है खिलाफ वर्जी। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज के कमांडर मज़लूम आबदी ने तुर्की की फौज पर हमले जारी रखने का लगाया इल्जाम। कहा, तुर्क अफवाज जंग बंदी मुआहदे की नहीं कर रही है पासदारी। शुमाली शाम में कुर्द जंगजू अब भी हैं मौजूद। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान। एर्दोगान ने अमरीका से कुर्दों के इनखला को यकीनी बनाने के वादे को निभाने की अपील की। तुर्की ने दाइश के गैर मुल्की दहशतगर्दों को मुल्क से बेदखल करने का ऐलान किया है। तुर्की के वज़ीर दाखिला सुलेमान सोयलो का कहना है कि तुर्की दाइश के दहशतगर्दों के लिए होटल नहीं है। यूरोप अपने दहशतगर्दों की शरीयत खत्म करके इनसे जान नहीं छुड़ा सकता। शुमाली अफगानिस्तान में हुए बम धमाके में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। मलूकिन में 4 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। बगलान सूबे में एक सड़क के किनारे नस्ब किया गया था बम। उर्दन में सियाहती मकाम पर सयाहों पर चाकू से किए गए हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 4 गैर मुल्की सयाह और 1 गाइड भी शामिल है। मशहूर सियाहती मकाम जरश में एक हमलावर ने चाकू से हमला करके इन सबको जख्मी कर दिया। सानहा 9/11 के बाद दहशतगर्दी के शुबे में अमरीका में गिरफ्तार 93% मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले। ये बात अमरीकी मुसलमानों की तंजीम इकना की काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस के वकला की टीम की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में कही गई। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान अब तक दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें खत्म नहीं कर सका है। अमेरिका के महकमे खारजा ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि इस्लामाबाद तालिबान और हक्कानी नेटवर्क की महफूज पनाहगाहों को खत्म नहीं कर सका है। चीन में एक और मुसलमान खानदानों को हिरासत किए जाने पर अमेरिका ने किया तशवीश का इजहार। अमेरिकी वज़ीर खारजा माइक पॉम्पियो ने चीन की हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह हिरासत में लिए गए तमाम गैर मुसलमानों को फौरन रिहा करे। इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच के इलाकाई सरबराह की मुल्क बदली के हुक्म की तस्दीक कर दी है। अदालत के मुताबिक HRW की उमर शाकिर को 20 दिन के अंदर अंदर इसराइल छोड़ देना चाहिए। शाकिर पर इल्जाम है कि उन्होंने इसराइल का बॉयकॉट करने वाली एक मुहिम की हिमायत की थी। 4 साल की उम्र में हैदराबाद से अमेरिका हिजरत करने वाली गजाला हाशमी ने अमेरिका में रकब की तारीख। प्रोफेसर गजाला हाशमी अपनी पहली ही कोशिश में वर्जीनिया की सेनेटर हुई मुंतखब। यह कारनामा अंजाम देने वाली बनी पहली मुस्लिम खातून। सऊदी अरब की सालसी में यमन की बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा हुकूमत और मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंद तंजीम के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाया है। यह मुआहिदा सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में तय पाया है। इस मुआहिदे का मकसद कई बरसों से खाना जंगी के शिकार यमन में अमन कायम करना है। सऊदी अरब की कोशिशों के बाद यमन की हुकूमत और मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंद तंजीम के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदा हो गया है। इस मुआहिदे को रियाद समझौते का नाम दिया गया है। रियाद समझौते पर यमन हुकूमत और जुनूबी उबूरी काउंसिल ने दस्तखत किए, जिसके तहत 7 रोज में यमन की कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत की जुनूबी शहर अदन में वापसी होगी। मुआहिदे के मुताबिक यमन हुकूमत में शुमाली और जुनूबी यमन को यकसा नुमाइंदगी दी जाएगी।
और मुसल्लह मलेशिया हुकूमत के कंट्रोल में आ जाएंगी, जबकि तमाम मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस वजारत दाखिला और दिफा के मातहत होंगी। मुआहदे की तकरीब में मुत्तहदा अरब अमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और यमनी सदर मंसूर हादी भी शरीक रहे। यमनी हुकूमत और जुनूबी उबूरी काउंसिल के दरमियान अमन समझौते का ऐलान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दारुल हुकूमत रियाज में किया। इस मौके पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ये मुआहिदा यमन के इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज है। इस मुआहिदे के हवाले से तर्जुमान जुनूबी उबूरी काउंसिल का कहना है कि समझौता हुज़ी मिलिशिया के खिलाफ जंग में अहम मोड़ होगा और इस समझौते से अरब इत्तेहाद और जुनूबी उबूरी काउंसिल में ताल्लुकात मजबूत होंगे। यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने मुआहिदे पर दोनों मुल्कों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि समझौता यमन में मसले के पुरअमन हल के लिए अहम कदम है। वाज़ेह है कि यमन 4 साल से खाना जंगी की जद में है और अब तक हजारों अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब, आपको क्या लगता है कि ये इसको जुनूबी मुआहिदा जो है, इससे क्या अमन की राह इस्तवार होगी वहां पर यमन में? ये बेसिकली जिसे आप कह सकते हैं कि वार विदिन वार, एक खाना जंग जो हो रही थी उसके अंदर एक जंग थी और वो दो इत्तेहादियों के दरमियान थी। ये बुनियादी तौर पर जंग सऊदी अरब और इमारात के बीच जो हो रहा है, हौसी कबाइल और शुमाली यमन जो हुआ करता है, तो उनका झगड़ा है। ये साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जो ये वाला है, हाँ ये है, तो उन्होंने एक ट्रांजिशनल काउंसिल बना ली थी जिसको मुत्तहदा अरब इमारात वो कर रहा था। ये एक तरह से मैं ये कहूँगा कि मोहम्मद बिन सलमान की एक कामयाबी है, गालिबन उसको पहली कामयाबी मिली है। उसने इशू को समझा और उसने कहा कि पहले इस मसले को हल करते हैं। अब उसके बाद गालिबन वो ये भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों हौसियों से यमनी हुकूमत के, और उस मुज़ाकरात से पहले वो यमनी हुकूमत है जिसे बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम किया जाता है, उसको मजबूत करना चाह रहे हैं। सदर को तो अब इस्तीफा देना पड़ जाएगा कि नहीं? नहीं, सदर इस्तीफा नहीं देंगे, वही रहेंगे, लेकिन ये अब मजबूत हो गए हैं vis-a-vis जिसे हौसी कबाइल जो कर रहे हैं। हाँ। ये नहीं बताइए कि उनके पास ज़्यादा बड़े यमन का भी हिस्सा है। जनूबी यमन में पहले अलग हो रहा था, तो क्या आपके अपने इन पे दबाव पड़ेगा हौसी कबाइल पर? यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे बेसिकली सऊदी अरब और ईरान, यानी जो यमन से बाहर की जो ताकतें जो दोनों ग्रुपों को वो कर रही हैं, वो कितना बोर्ड पे आना चाहती हैं, इस पे डिपेंड करता है। और मेरा अपना ख्याल है कि आना चाहिए नहीं, बल्कि आना होगा। उसकी वजह यह है कि ट्रंप ने भी कहा था, सऊदी अरब ने भी कहा था, जिसकी वजह से इमरान खान वहाँ गए भी। और थोड़ा सा जो उनके वो हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई जो है, इस वक्त वो ज़्यादा शिद्दत पसंद हो रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत है यानी रूहानी सदर जो हैं और दूसरी हुकूमतें ये जिन्हें बेसिकली डे टू डे गवर्नमेंट चलाना है, वो ये महसूस कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका से तो चल ही रहा है और यूरोप से जो मदद की उम्मीद थी वो मिल नहीं रही है, तो रीजनल लेवल पे अगर समझौता हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 100 साल तो नहीं हुए अभी तेल को निकले हुए, 60-70 साल से जो तेल की दौलत आई, कुछ डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन उसका 70-80% तो वेस्ट को ही गया। हाँ, सही बात है। जो डेवलप भी किया उन्होंने, पैसा भी वहीं जमा हुआ है, वहीं जमा हुआ है। और वो जो करप्शन भी, जैसे हमारे भी जो इकोनॉमी का करप्ट पैसा जाता है, लोग कहते हैं इतना आसान नहीं है उसका आ जाना, उसके लिए जो यहाँ से जाता है वो कहीं घर में नहीं रखा हुआ है, वो बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। आप लेना भी इतना आसानी चाहे तो बैंक कह देगा नहीं यार ये मैंने तो वो पैसा वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा 33% मेरे पास है वो ले जाओ। तो अगर ये सऊदी अरब के साथ भी, ईरान के साथ भी मसला यही है कि जो उनका पैसा वेस्टर्न बैंक्स में जमा है, फ्रीज है, अगर वो फ्रीज तो नहीं है, लेकिन उसका 33% या जो भी बैंक की जो पॉलिसी है उतना ही ले पाएंगे, बकिया को कहेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम देंगे, इसलिए कि जो आपने पैसा दिया बैंक की पॉलिसी के तहत हमने उसे दुनिया जहां में लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, एकदम से कहां से ले आएंगे? तो वो इंटरनेशनल सिस्टम से निकलना उसका बड़ा मुश्किल है। आखिर में दुबई में दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फतवा सर्विस लॉन्च की गई है। इस सर्विस को वर्चुअल इफ्ता का नाम दिया गया है। इसका कमाल यह है कि ये एक बार में इस्लामी उमूर से मुतालिक 205 सवालों के जवाब दे सकेगी। देखिए रिपोर्ट। आर्टिफिशियल फतवा सर्विस दुबई में शुरू हुई दुनिया की पहली इंटेलिजेंस फतवा सर्विस। एक बार में हासिल किए जा सकेंगे 205 सवालात के जवाब। मजहबी मसाइल पर इस्लामी कवायद और ज़वाबित की देगी जानकारी।
दुबई ने एक ऐसी खदमात शुरू की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मजहबी मसाइल पर इस्लामी कवायद और जवाबित की जानकारी या फतवे जारी करेगा। इसे वर्चुअल इफ्ता का नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि ये अपने तर्ज की दुनिया की पहली ऐसी सर्विस है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक वर्चुअल इफ्ता एक बार में मजहबी उमूर पर 205 सवालों के जवाब दे सकता है। वर्चुअल इफ्ता से जुड़े पहले पायलट फेज में AI सर्विस अंग्रेजी और अरबी जबान में मौजूद है। अगले कुछ मराहिल में इसे व्हाट्सएप के मुताबिक तैयार करने का भी मंसूबा है। साथ ही इसमें रोजा, पाकी और माली उमूर समेत और भी मौजू जोड़े जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलम इस्लाम इस हफ्ते में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और अगले हफ्ते तक खबरदार रहिए, बेदार रहिए। प्रोफेसर इश्ताक दानिश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आदाब।